ईरान में इसराइल ने भीषण हमले करते हुए कई सैन्य अधिकारियों को मार दिया, जिसके बाद अब ईरान की ओर से भयंकर ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान से आने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल पर करीब 200 ड्रोन से हमला किया। इन हमलों के बाद इसराइल में भयंकर डर का माहौल दिखा। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया कि वो अब इसराइल से खून का बदला खून के तौर पर लेगा। ईरान ने इसराइल पर 200 से अधिक ड्रोन दागे, जो इसराइल के प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हालिया हमलों का प्रतिशोध थे। इजरायली रक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि की और बताया कि अधिकांश ड्रोन को सक्रिय रक्षा प्रणालियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ईरान में इस बात की चर्चा तेज रहती है कि इसराइल अपने यहाँ होने वाले नुकसान को कभी बताता ही नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इस हमले को युद्ध की घोषणा करार दिया और इसराइल को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने सेनाओं को खुली छूट भी दे दी है। उन्होंने कहा कि बदला खतरनाक होना चाहिए ताकि ज़ायोनी शासन को इसका अंदाजा हो। खबर है कि 12 जून की रात इसराइल ने ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। 13 जून की सुबह इसराइली वायुसेना ने 300 से अधिक बम गिराए, जिनका लक्ष्य था ईरान के परमाणु संयंत्र, सैन्य कमांडर सेंटर और उच्च रैंकिंग अधिकारी। इस हमले में कुल 20 ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इससे पहले ही एक और ऑपरेशन शुरू हो चुका था पर्दे के पीछे, वो भी मोसाद के द्वारा। मोसाद ने सबसे पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम अन्य दूसरे उपकरणों को जैम कर दिया था, जिसके बाद इसराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइल ईरान के ऊपर जमकर बरसे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन ने इसराइल की रक्षा में सहायता प्रदान की है, जबकि रूस, तुर्की और फ्रांस ने इसराइल के हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपातकालीन सत्र बुलाया है। इस बीच इसराइल ने अपनी नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में अपने दूतावास कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी। इधर दूसरी ओर ईरान की जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया। यह न केवल ईरान का शौक है, बल्कि उसका संकल्प भी है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जब जामकरन पर लाल ध्वज फहराया गया, तब युद्ध की आग भड़क उठी। आने वाले दिन मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका ने इस हमले को शुरुआत में इस्राएली हमला बताया और खुद को इससे अलग थलग कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आ रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका इस हमले में शामिल था। बहरहाल ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो इस हमले के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार मानता है और परिणाम भुगतने होंगे। ईरान ने भीषण हमले की तैयारी कर ली है और कहा गया है कि यह हमला इसराइल को सदियों तक याद रहेगा। हालांकि सवाल अब ईरान के डिफेंस सिस्टम, जो इसराइली हमले के दौरान फेल दिखे, उस पर है। लेकिन वे फेल कैसे हुए, इसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान है। 13 जून 2025 की सुबह ईरान के लिए सिर्फ आसमान से गिरती मिसाइलों की नहीं, बल्कि भीतर से फूटते सिस्टम के टूटने की भी सुबह थी। एक तरफ इसराइल की वायुसेना ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोसाद, इसराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी, ईरान के अंदर गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दे रही थी। क्या यह था दोहरा हमला और क्या ईरान को इसका अंदाजा था? 12 जून की रात इसराइल ने ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। कहा जा रहा है कि 13 जून की सुबह इसराइली वायुसेना ने 300 से अधिक बम गिराए, जिनका लक्ष्य था ईरान के परमाणु संयंत्र, सैन्य कमांडर सेंटर और उच्च रैंकिंग अधिकारी। लेकिन इससे पहले ही एक और ऑपरेशन शुरू हो चुका था पर्दे के पीछे, वो था मोसाद द्वारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस ऑपरेशन के दौरान पूरी तरीके से सक्रिय थी। सूत्रों के मुताबिक मोसाद के एजेंटों ने
ईरान के साइबर नेटवर्क, संचार प्रणाली और रक्षा तैयारियों में सेंध लगाने के लिए एक साथ कई कोवर्ट मिशन अंजाम दिए। कई सिस्टम को ब्लैकआउट कर दिया और रडार को जाम कर दिया गया ताकि हवाई हमले बिना रुकावट पूरा हो सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां पर इस्राएल के फाइटर जेट्स घंटों तक बमबारी करते रहे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। इस हमले का एक अहम मकसद था ईरान के परमाणु और सैन्य नेतृत्व को कमजोर करना। शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, IRGC चीफ हुसैन सलामी और जनरल मोहम्मद बाघेरी तीनों इस हमले में मारे गए। ये वही लोग थे जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रणनीतिक दिशा दे रहे थे। मोसाद का मिशन इसराइल की पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से अलग लेकिन बेहद निर्णायक था। इसका उद्देश्य था ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को पंगु बनाना, परमाणु गतिविधियों की निगरानी को असंभव बनाना और वैज्ञानिकों की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना। यह रणनीति इसराइली सैन्य सिद्धांत टोटल डोमेन वारफेयर पर आधारित थी, जिसमें जमीनी, हवाई और साइबर तीनों मोर्चों पर हमला किया जाता है। यह हमला पारंपरिक युद्ध नहीं था। यह दिखाता है कि इसराइल अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि डेटा, डिस्कनेक्ट और डर से भी लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल का यह दोहरा हमला हवा से मिसाइलों के जरिए और जमीन पर मोसाद के जरिए ईरान के सैन्य और परमाणु शक्ति को झटका देने के लिए डिजाइन किया गया था। अब सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी ड्रोन से संतोष करेगा या एक नया मोर्चा खोलने जा रहा है? आने वाले दिन पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। हालांकि खबर तो यह है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी में है। पिछली बार दुनिया ने देखा था कि जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला बोला था, तब इसराइल के डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाए और ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped.
Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you.